हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के 12वें पार्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई रीड एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त आर के सैनी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 174 तक हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। 175 में पूछा है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है। पहला दे रखा है कैल्शियम एसीटेट, दूसरा कैल्शियम ऑक्जेलेट, तीसरा कैल्शियम एसीटेट, चौथा सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके कारण से मानव शरीर में गुर्दे में पथरी बनती है। क्वेश्चन नंबर 176 में पूछा है, सरल गलगंड घेंगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो ये जो बीमारी होती है घेंगा, ये किसको प्रभावित करती है, इन चार ऑप्शन में ये पूछा है। तो पहला मसूड़े, दूसरा अश्रु ग्रंथि, तीसरा यकृत, चौथा थायराइड ग्रंथि। तो आपको पता होगा गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और गले में ही ये रोग होता है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल मतलब सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि को ये प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 177 में पूछा है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। पहला साइजोजोइट, दूसरा स्पेरोब्लास्ट, तीसरा ट्रोफोजोइट, चौथा आपका है स्पेरोजोइट। तो संक्रामक यानी कि उड़ता कौन है, चिड़िया। तो चिड़िया को किससे करेंगे, स्पैरो से। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पोरोजोइट, तो रिलेट कर लेंगे इससे। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद करने के लिए इसको चिड़िया से रिलेट करना होगा जो उड़ती है, तो परजीवी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 में पूछा है, निम्नलिखित में से कवकीय रोग है। तो पहला धवल रोग, दूसरा एक्जिमा रोग, तीसरा दाद, चौथा हाथी पाँव। तो यहाँ पर हमारा आंसर है दाद। दाद एक कवकीय रोग होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आई रीड एजुकेशन के नाम से है, सभी सोशल मीडिया पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा यही नाम। क्वेश्चन नंबर 179 में पूछा है, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। पहला डीएनए विषाणु द्वारा, दूसरा वेरिओला विषाणु द्वारा, तीसरा स्ट्रेप्टोकोक्स द्वारा, चौथा आपका है विब्रियो कोलेरी द्वारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डीएनए विषाणु द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 में पूछा है, काली माता या ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। पहला कैंसर, दूसरा फ्लैग, तीसरा एड्स, चौथा मलेरिया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो होगा फ्लैग। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 में पूछा है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। पहला प्लेटलेट्स, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा शर्करा, चौथा जल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो होगा प्लेटलेट्स। ए ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे शॉर्ट भाषा में हम प्लेट बोलते हैं कि प्लेट डाउन हो गई। तो यही आंसर होगा वो जो डेंगू बुखार में होता है, यही होता है प्लेट्स। तो याद रखिएगा, डेंगू बुखार में प्लेट डाउन होती है, प्लेटलेट्स होता है ये पूरा नाम इसका। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 में पूछा है, सूची को दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहली सूची दे रखी है, इसमें दे रखी है बीमारी। तो पहला दे रखा है फ्लैग, दूसरा दे रखा है एड्स, तीसरा दे रखा है गंजापन, चौथा दे रखा है मलेरिया। सूची सेकंड में दे रखे हैं इनके जो भी बारिश होती है वो, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु, चौथा जीवाणु। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लैग होता है वो होता है जीवाणु से, तो इसको हम मिला देंगे 4 से। एड्स होता है ये विषाणु से होता है, इसको मिला देंगे हम 3 से। गंजापन और मलेरिया, तो इसको हम याद ना भी करें तो भी हम आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम मिला देते हैं, गंजापन कवक होता है,
और मलेरिया हमारा बचे हुए इससे मिला देंगे प्रोटोजोआ से। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें यदि आप इसको छोटा करना चाहें तो इसके फर्स्ट के 2 ऑप्शन मिला लें, जो भी 2-3 आता हो या 3-4 जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है उससे यहाँ पर आप मिला सकते हैं। तो हम जैसे पहले में देखेंगे A4 यहाँ मिल गया, तो ये पहले ही सही हो गया, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 183 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है। तो पहला दे रखा है हमें यहाँ पर हैजा, दूसरा चेचक, तीसरा क्षय रोग, चौथा आपको दे रखा है कर्क रोग। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है कर्क रोग, असंक्रामक, जैसे कैंसर भी आते हैं इंग्लिश में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 में पूछा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 184 का है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोतों निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। तो पहला मांस अंडे, दूसरा कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव, तीसरा सोयाबीन और मूंगफली, चौथा दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो इसमें से पूछा है ज्ञात, तो इसमें हमें जो भी आंसर होगा वो सीधा दिखाई दे रहा है, सोयाबीन और मूंगफली, इसमें स्पष्ट दे दिया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें अंडे समझ में आ गया कि अंडे मुर्गी के होते वो खा रहे, पर मांस किस चीज़ का होगा वो नहीं बता सकते। इसमें शैवाल दे रखा है, नहीं पता आपको कौन सा शैवाल है, ना ही सूक्ष्म जीव के बारे में पता। हम यहाँ पर दूध को हिसाब लगा सकते हैं, दूध में प्रोटीन होता है, पर पत्तेदार सब्जियाँ कौन कौन सी हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर सोयाबीन और मूंगफली बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। इनमें हमें पता है कि सोयाबीन और मूंगफली दोनों अलग अलग चीज़ होती है, इनको हम स्पेशल नाम से मंगवा सकते हैं। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 में पूछा है, विटामिन B2 का अन्य नाम है। पहला थायमिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा राइबोफ्लेविन, चौथा आपका है डेक्सट्रोस। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा राइबोफ्लेविन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, विटामिन B2 का नाम जो अन्य नाम होगा वो है राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन पूछते समय विटामिन B2 की जगह वो राइबोफ्लेविन भी पूछ सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 में पूछा है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पर 3000 किलो कैलोरी है ये, दूसरा दे रखा है 2700 किलो कैलोरी, चौथा 4000 किलो कैलोरी, और चौथा आपको दे रखा है आप यहाँ पर 6000 किलो कैलोरी। तो इसमें हमारा आंसर है वो है 4000 किलो कैलोरी। कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन डी, चौथा विटामिन ई। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो होगा विटामिन बी, ये जल में घुलनशील होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो ये पिछले काफ़ी वीडियो में आ चुका है क्वेश्चन, आपको लगभग याद हो चुका होगा अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं। तो यदि देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, साथ में सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 188 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। याद रखिए जल जनित रोग है। तो पहला दे रखा है आपका चेचक, दूसरा मलेरिया, तीसरा हैजा, चौथा तपेदिक। तो यहाँ पर जो हमारा होगा जल जनित रोग होगा वो होगा हैजा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 में पूछा है,
नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? ध्यान रखिएगा, नवजात के लिए पूछा है ये, बच्चों के लिए नहीं, जो पैदा हुए हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पानी, दूसरा चीनी, तीसरा शहद और चौथा आपका दे रखा है दूध। तो कॉमन सेंस के हिसाब से आप इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दें। थोड़ा बहुत हम इसको करेक्ट सकते हैं अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं होता तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो होगा दूध। नवजात बच्चे को कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, जो उसके लिए एक आदर्श भोजन होता है। तो ये तीनों हमारे यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 से पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो लगातार मिल सके। और वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा या लग रहा है या लगा हो जरा भी कहीं पर भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 पर चलते हैं। बहुऔषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है। पहला कोड, दूसरा एड्स, तीसरा हेजा और चौथा आपका दे रखा है हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा कोड की। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज का ये पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने वीडियो को इतना देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।